हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और मेरा नाम है ज्योत्सना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मनु चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने मनुस्मृति के बारे में जाना था। मनु ने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति जो लिखा है उसमें राजा की दैवी उत्पत्ति किस प्रकार से है या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसका हमने अध्ययन किया। अब देखिए, राज्य के बारे में या राजा के बारे में मनु के जो विचार हैं उनका हम अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इन सब का अध्ययन किया। शासन का संचालन करने के लिए एक राजा में क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, इन सब का आपने अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करेंगे राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में। देखिए, मनु ने राजा की दैवी उत्पत्ति के बारे में बात कही है और साथ में मनु राजा के कर्तव्यों के बारे में सजग रहे हैं। तो उन्होंने राजा के कुछ कर्तव्यों के बारे में बात कही है। उन कर्तव्यों में से पहला है प्रजा का रक्षण। देखिए, मनुस्मृति में कहा गया था कि जब चारों तरफ अन्याय की स्थिति विद्यमान थी, अराजकता की स्थिति विद्यमान थी, मत्स्य न्याय का बोलबाला था, तब क्या हुआ कि राज्य की रचना जो थी वो ईश्वर के द्वारा की गई और वो धर्म की स्थापना के लिए, प्रजा के रक्षण के लिए की गई थी। तो प्रजा की रक्षा करना राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व माना गया है। इसके लिए मनु के अनुसार अपराधियों को दंडित किया जाए और राज्य में जो ऐसी स्थितियाँ विद्यमान होती है जिसकी वजह से अराजकता आती है या अन्याय होता है, जैसे कि मान लो किसी ने चोरी की है, डकैती की है, कोई हत्या की है, तो इन सब को समाप्त किया जाए। ये तो हो गई राज्य के अंदरूनी मामलों की बात। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण हो, तो मनु के अनुसार बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के प्रजा की रक्षा करनी है, चाहे वह राज्य के आंतरिक क्षेत्र की हम बात करें, चाहे राज्य के बाहरी क्षेत्र की हम बात करें। दूसरा जो राज्य का कार्यक्षेत्र है वो है लोक कल्याण। लोक यानी जनता, कल्याण यानी कि भलाई। तो मनु कहते हैं कि प्रजा का निरंतर धैर्यपूर्वक लालन पालन करना राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। राजा का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति के देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। तो मनु कहते हैं कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रजा के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो सके या उनकी प्राप्ति हो सके, इसमें राजा सहायक हो। ये उसकी ड्यूटी है। इसी प्रकार मनु का मत है कि राजा को समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको सहायता देनी चाहिए, दान दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मनु ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने राजा को चेतावनी दी है, शासक को उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। ये जो ऐसी जो बातें हैं, जो कोटेशंस होती हैं किसी की, वो आप अपने
जब आप प्रश्न का आंसर दें तो उसमें ऐसे कोटेशंस को आप ज़रूर लिखें। इससे मार्क्स ज़्यादा गेन कर पाएंगे आप। तो मनु ने यहाँ पे शासक को चेतावनी देते हुए भी कहा है कि यदि राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण भूख से अगर दुख पाता है तो वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये मनु ने यहाँ पे शासक को चेतावनी दी है। इस प्रकार से वो देखिए ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना आवश्यक मानते हैं, विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा मनु के अनुसार जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जो निर्बल व्यक्ति हैं, इस विशेषतया जो महिलाएं हैं, तो उनकी तरफ भी मनु ने कहा है कि ऐसे असहाय व्यक्तियों का राज्य को उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे संतान विहीन महिलाएं हैं या विधवाएं हैं, कोई रोगग्रस्त महिला है तो उनकी देखभाल करनी चाहिए राज्य को। जो अवयस्क होते हैं उनकी संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार से मनु ने प्रजा के कल्याण के लिए कुछ बातें कही हैं। इसके आगे मनु राजा का कर्तव्य बताते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। देखिए, राजा को प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना है तो इसके लिए क्या हो सकता है कि उन पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, तभी जाकर के क्या हो पाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त तरीके से चल पाएगी। तो ऐसे में वो मनु कहते हैं कि उन पदों पर योग्य निष्ठावान अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, उनके लिए कुछ मापदंड तय किए जाएं, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। राज्य के जो कर्मचारी हैं वो प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए कि कुछ गुप्तचर जो होते हैं उनके माध्यम से भी उन जो अधिकारी हैं उनके कार्यों की जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था को भी उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। गुप्तचर वो होते हैं जो गुप्तचरी का, जासूसी का कार्य करते हैं। और आगे मनु कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई अधिकारी ऐसा है कि जिसने कुछ अपराध किया है, अपने कार्य को उसने गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके से अंजाम दिया है, तो ऐसे अधिकारी को फिर सज़ा भी दी जानी चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से मनु जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था के निर्वाह की बात करते हैं। न्याय व धर्म की व्यवस्था, इसके अंतर्गत मनु स्मृति में मनु जो है वो कहते हैं कि जब एक मत्स्य न्याय की व्यवस्था विद्यमान थी, तो अब चूँकि राजा का अस्तित्व है तो ऐसे में क्या होगा, जो व्यवस्था जो अब होगी वो किस पर आधारित होगी, न्याय पर आधारित होगी, धर्म पर आधारित होगी। और ऐसी न्याय और धर्म पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करना, उसे प्रतिष्ठित करना, वो राज्य का परम कर्तव्य है। इस प्रकार से मनु ने न्याय और धर्म की व्यवस्था की बात की है। सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह की अगर हम बात करें तो देखिए, मनु ने कहा है कि समाज जो है उसको मनुस्मृति के अंतर्गत मनु ने 4 वर्णों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और यहाँ देखिए कि मनु जो है वो राज्य से अपेक्षा करते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ण के द्वारा जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उस वर्ण के लिए, वो उनका पालन सुनिश्चित करें। जैसे कि हमने 4 वर्णों की चर्चा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन चारों वर्णों के लिए कुछ कर्तव्यों का हर एक वर्ण के लिए कुछ कर्तव्यों को मनु ने निश्चित किया है। तो हर वर्ण अपने अपने लिए जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनको पालन करें। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए मनु ने मनुष्य का जो जीवन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है, अगर हम उसको 100 साल मान करके चलें तो 25-25 वर्ष के हिसाब से मनु ने जीवन को 4 आश्रम जो है उनकी व्यवस्था की है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस प्रकार से मनु ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। और हर आश्रम
में मनु ने व्यक्ति के कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य बताए हैं कि इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को अपने ये कर्तव्य पूरे करने चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति हर आश्रम व्यवस्था में अपने जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका निर्वाह करे, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करे। तो ये सब देखना, इन सब सामाजिक व्यवस्था का उचित तरीके से संचालन हो सके, ये सब देखना ये राज्य का दायित्व है। इसी प्रकार से राजकोष संबंधी जो कार्य है वो भी मनु कहते हैं कि राजा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। भाई अगर राजकोष अगर भरा पूरा होगा तो तभी तो जाकर के प्रजा की भौतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि की बात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि व्यापार का संचालन है या कृषि का उत्पादन है, तो वो सब कैसे हो पाएगा? या प्रजा को उसकी संपत्ति की समृद्धि की रक्षा के लिए आश्वस्त किया जाए, तो ऐसा कब हो पाएगा? जब राजकोष जो है वो समृद्ध हो। साथ ही राज्य क्या करे? वो व्यापारियों के हितों की रक्षा भी करें। और अगर मान लीजिए कोई व्यापारी प्रजा के प्रति कोई अपराध करता है तो उससे भी प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। अब वो अपराध क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है वो मिलावट करता है, कम तोलता है, या मान लीजिए कि किसी प्रकार से वो किसी चीज़ के दाम ज़्यादा लेता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? राजा को प्रजा के हितों की रक्षा भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मनु व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की बात भी कह रहे हैं और प्रजा के हितों की रक्षा करने की बात भी कह रहे हैं। इस प्रकार से लास्ट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंध मतलब कि पर मतलब दूसरा। अब यहाँ पे देखिए जो अन्य जो राष्ट्र हैं उनके साथ में संबंधों के संचालन के लिए भी मनु कुछ राज्य को कुछ निर्देश देते हैं। और इसको भी देखो उन्होंने राज्य के आवश्यक जो कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, उनके अंतर्गत शामिल किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि राजा का ये कर्तव्य है कि वह ऐसी परराष्ट्र नीति का पालन करे जो कि क्या कर सके? राज्य की रक्षा तो कर ही सके। अभी हमने चर्चा की थी कि राज्य के अंदर जो प्रजा का निवास है उसकी तो रक्षा हो ही, साथ में बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा हो सके। तो यानी दोनों तरह से, आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों में मनु जो है वो राज्य का कर्तव्य निर्धारित करते हैं। तो राज्य की रक्षा भी होगी, साथ में वो कहते हैं कि राज्य का विस्तार भी हो सके। तो राज्य के विस्तार के लिए मनु ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं जिनका हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। मंडल सिद्धांत है, षटगुण नीति है, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था इत्यादि जो हैं वो क्या करते हैं, इसके इन सिद्धांतों के द्वारा मनु पर राष्ट्र यानी कि दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबंधों के संचालन की बात करते हैं। अब यहाँ आगे हम अध्ययन करेंगे सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत जैसे कि नाम से जाहिर है, सप्तांग यानी कि सप्त प्लस अंग, यानी कि 7 अंग, 7 एलिमेंट्स, इनकी हम चर्चा करेंगे। यूनिट ए जो है आपकी, उसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी बातें ऐसी हैं जो मनु, कौटिल्य, शुक्र में कॉमन है, या कुछ डिफरेंस के साथ में वो बातें आपको इजीली याद हो सकती हैं। हल्का फुल्का उनमें डिफरेंस है लेकिन वो एक जैसी हैं। जैसे कि ये सप्तांग सिद्धांत, तो चाहे हम मनु की बात करें, चाहे हम कौटिल्य की बात करें या शुक्र की बात करें, इनके द्वारा राज्य की जो कल्पना की गई है, राज्य की जो इमेजिनेशन है, वो एक शरीर के रूप में है और वो भी एक जीवित शरीर के रूप में है। और उसके 7 अंग या 7 तत्व या 7 एलिमेंट्स माने गए हैं।
और इन्हीं को ही नाम दिया गया है सप्तांग। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये सप्तांग सिद्धांत की ज़रूरत क्यों है, इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, ये सारे तत्व जो हैं वो एक दूसरे के साथ में इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, इतने निकटता से जुड़े हुए हैं कि जैसे शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हाथ है, उसका अपने आप में अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है, या पैर का अपने आप में एक अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब क्या है? अगर ये एक शरीर के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, तभी जा कर के इनका एक अस्तित्व बन पाता है। अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो हम इनकी पृथक रूप से अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम राज्य के इन 7 अंगों की जब हम चर्चा करेंगे तो वो अंग इस प्रकार से हैं कि अगर मान लीजिए किसी अंग को अगर हम हटा दें तो ना तो उस अंग का अपने आप में पृथक रूप से कोई अस्तित्व रह पाएगा, और ना ही राज्य फिर अपने आप में संपूर्ण कहला पाएगा। कहीं ना कहीं राज्य में भी क्या हो जाएगा, एक कमी रह जाएगी। इस प्रकार से ये जितने भी विद्वान हैं, चाहे मनु हैं, चाहे शुक्र हैं, चाहे कौटिल्य हैं, तो इन्होंने राज्य के उन अंगों की तुलना किससे की है? एक ह्यूमन बॉडी से की है, मानव के शरीर से की है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सप्तांग सिद्धांत को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।